एवरीवन, वेलकम टू डीप सक्सेस एजुकेशन। आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं उससे एक एक करके देखते चलेंगे। इससे पहले हमने फ्रेंड्स कला और छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया था। साथ ही जनजाति और छत्तीसगढ़ के साहित्यकार ये वाले पोर्शन जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ये प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आप इसे ज़रूर से सॉल्व कीजिएगा और आप ये चेक कीजिएगा कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले छत्तीसगढ़ का इतिहास, जिसमें हम प्राचीन और मध्य इतिहास को एक साथ लेते हुए चलेंगे, उनके क्वेश्चन को एक साथ लेते हुए चलेंगे। उसके बाद आधुनिक इतिहास से जितने भी प्रश्न बने हैं उसे कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आज का हमारे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है दक्षिण कोसल, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य या फिर इनमें से कोई नहीं। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऋग्वैदिक कालीन जो साहित्य है उसमें छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं है। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में बस्तर को दक्षिण दिक के नाम से जाना जाता था। बस्तर को दक्षिण दिक कहा गया है और नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से जाना गया है। ठीक है, कब? उत्तर वैदिक काल में। यहाँ पूछा है वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, तो वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं है। वैदिक कालीन जो साहित्य है उसमें छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्रित शैलाश्रय कहाँ हैं? ऑप्शन है सिंघनपुर, रायगढ़, रामगढ़ पहाड़ी, चंद्रखुरी या फिर कुटुम्बसर। राइट आंसर है हमारा सिंघनपुर। प्रागैतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल के जो चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं वो सिंघनपुर में प्राप्त हुए हैं। सिंघनपुर कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, सिंघनपुर है रायगढ़ जिला में और छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है सिंघनपुर को। क्वेश्चन बनता है छत्तीसगढ़ का भीमबेटका किसे कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिंघनपुर, है ना। और जो यहाँ के शैल चित्र है फ्रेंड्स वो गेरुए रंग के देखे गए हैं। अगर ये भी प्रश्न बन सकता है ना कि छत्तीसगढ़ में जो सिंघनपुर है वहाँ के शैल चित्र कौन से रंग के हैं? लाल रंग, गेरुए रंग, ऐसे करके ऑप्शन में दे दिया रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, जो छत्तीसगढ़ के शैल चित्र हैं वो गेरुए रंग के हैं। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण कोसल के कौन से राजा को समुद्रगुप्त ने पराजित किया? दक्षिण कोसल के कौन से राजा को समुद्रगुप्त ने पराजित किया? ऑप्शन है महेंद्र, व्यागराज, धनंजय या फिर विष्णुगुप्त। जब समुद्रगुप्त ने अपना दक्षिण पद अभियान में छत्तीसगढ़ के दो राजाओं को पराजित किया था। एक महेंद्र था और एक व्यागराज था। जो महेंद्र सेन था वो वाकाटक वंश के शासक हैं और ये राज करते थे दक्षिण कोसल में। ठीक है, महेंद्र सेन दक्षिण कोसल में राज करते थे और व्यागराज महाकांतर में राज करते थे। तो छत्तीसगढ़ के दो राजाओं को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था, एक महेंद्र सेन था और व्यागराज था। क्वेश्चन में बोला है कि दक्षिण कोसल के कौन से राजा को? तो दक्षिण कोसल के राजा थे महेंद्र सेन, जिसे समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाकांतर की पहचान किससे की जाती है? महानदी घाटी का क्षेत्र, बस्तर सिहावा का जंगली प्रदेश, रायगढ़ का क्षेत्र या उपयुक्त में से कोई नहीं। महाकांतर की पहचान की जाती है बस्तर सिहावा के जंगली प्रदेश को महाकांतर कहा जाता था। प्राचीन काल में ना जो बस्तर है उसे अनेक नामों से जाना गया है, जैसे कि महाकांतर हो गया, चक्रकोट, भ्रमरकोट और इसके अलावा एक कांतार। तो अगर इनमें से कोई भी सा नाम आता है तो आप लोग को एकदम ध्यान रखना है कि ये बस्तर के क्षेत्र को बोला जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, दशरथ की पत्नी कौशल्या के पिता का नाम था? दशरथ की पत्नी कौशल्या के पिता का क्या नाम था? भानुमत, जनक, परशुराम या फिर वाल्मीकि। राइट आंसर है भानुमत। दशरथ की पत्नी कौशल्या के पिता का नाम था भानुमत। अगला प्रश्न लेते हैं, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से
पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे स्थान दिए हैं, उसमें पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं, जिसमें से आपको 4 स्थान के नाम दिए गए हैं: धनपुर, अर्जुनी, सिंघनपुर और कबरा पहाड़। पाषाण युग के काल क्रम जैसे पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण युग और नवपाषाण युग के अनुसार इन स्थानों से प्राप्त औजारों का क्रम निम्न कूट के आधार पर निर्धारित करना है। ठीक है, पहले ऐसे वाले क्वेश्चन में ना आप लोग जो स्थान दिया है उसके बाजू में लिख लिया कीजिए कि ये स्थान किस काल में है। ठीक है, जैसे कि धनपुर है उत्तर पाषाण काल, अर्जुनी है नवपाषाण काल, सिंघनपुर पूर्व पाषाण काल का है और कबरा पहाड़ मध्य पाषाण काल का है ना। तो अब करेक्ट आंसर ऐसे कीजिए कि करेक्ट आंसर में पहले लिखिए पूर्व पाषाण काल आता है, फिर मध्य पाषाण काल आता है, फिर उत्तर पाषाण काल आता है और फोर्थ आता है नवपाषाण काल। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा हमारा तीसरा। तो इसमें से देख लीजिए पहला में क्या दिया है तीसरा, फिर दूसरा में मध्य पाषाण काल आता है तो दूसरा है चौथा, फिर अर्जुनी नवपाषाण काल का है और अर्जुनी नवपाषाण काल का है और धनपुर जो है उत्तर पाषाण काल का है। तो धनपुर, इसके बाद आ जाएगा धनपुर और फिर अर्जुनी लास्ट में आएगा, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसांग ने सिरपुर की यात्रा की थी 5वीं सदी में, 7वीं सदी में, 6वीं सदी में या फिर 8वीं सदी में। चीनी यात्री हेनसांग ने 7वीं सदी में सिरपुर की यात्रा की थी। 639 ईस्वी में चीनी यात्री हेनसांग सिरपुर और मल्हार की यात्रा की, है ना, सिरपुर और मल्हार की यात्रा की थी। इस समय सिरपुर में किसका शासन था ये आप लोग को कमेंट में बतलाना है। ठीक है, अगर आपको याद होगा कि जब चीनी यात्री हेनसांग आए थे तो छत्तीसगढ़ में किसका शासन था सिरपुर में, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, है ना। अब अगला प्रश्न लेते हैं, प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। कुछ कथन दिए हैं, वो उसमें से आपको सही उत्तर बताना है। पहला कथन था कि प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। सरगुजा क्षेत्र की सीता बेगरा और जोगीमारा गुफाओं में ब्राह्मी लिपि में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला कथन जो है वो सही है, क्योंकि जो सीता बेगरा और जोगीमारा गुफा है वो रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। यहाँ से मौर्यकालीन लेख प्राप्त हुए हैं। तो इससे इस कथन सही है। ठीक है, इससे इस कथन की पुष्टि होती है कि ये कथन सही है, क्योंकि जो सीता बेगरा और जोगीमारा गुफा है वो सरगुजा जिले में स्थित है। जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग है ना। तो पहला कथन हो गया सही। अब दूसरा कथन देखते हैं कि सरगुजा क्षेत्र की सीता बेगरा और जोगीमारा गुफाओं में ब्राह्मी लिपि में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो ये भी आंसर जो है ये भी जो कथन है वो सही है, क्योंकि ये जो लिपि थी वो ब्राह्मी थी और इसकी जो भाषा थी वो पाली थी। इसकी भाषा थी पाली और लिपि थी ब्राह्मी। तो ये कथन भी सही हो गया। अब थर्ड कथन की ओर देखते हैं, अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। ये कथन जो है वो गलत है ना, ये कथन जो है रॉन्ग है। ऐसा माना जाता है कि कलिंग विजय के बाद ही छत्तीसगढ़ मौर्य साम्राज्य का अंग बना था, लेकिन ये कलिंग अभिलेख में है, कलिंग अभिलेख में नहीं है, है ना। तो ये कथन जो है वो गलत हो गया। तो सही उत्तर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन ए दिया है 1 सही है, 1 और 2 सही हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 कथन जो है वो सही है और तीसरा कथन हमारा गलत है। अगला प्रश्न दे है, प्राचीन जनश्रुति अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है। ऑप्शन है आरंग, खल्लारी, रत्नपुर या फिर रायपुर। कौन से राजा बोला है, राजा मोरध्वज, आरंग और रतनपुर। तो ऑप्शन है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आरंग और रतनपुर। इन दोनों स्थानों से मोरध्वज का संबंध था। ठीक है, आरंग को ये जो है महाभारत कालीन, ये जो स्टोरी है वो महाभारत काल की हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब महाभारत काल था तो छत्तीसगढ़ को प्राग कौशल कहा जाता था। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को प्राग कौशल के नाम से जाना जाता था। बस्तर को कांतार के नाम से जाना जाता था।
रत्नपुर को मणिपुर के नाम से और आरंग को भांडेर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को प्राग कौशल, बस्तर को कांतार, रत्नपुर को मणिपुर और आरंग को भांडेर के नाम से जाना गया है। अगला प्रश्न लेते हैं, किस राजवंश के काल से छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है? सरबपुरी, पांडुवंशी, कलचुरी या फिर छिंदक नागवंशी? करेक्ट आंसर हो जाएगा पांडु वंश। छत्तीसगढ़ में जो मंदिरों का काल मंदिरों के निर्माण का काल माना जाता है पांडु वंश का। पांडु वंश के समय ही छत्तीसगढ़ को स्वर्ण काल और उत्कर्ष काल भी कहा जाता था। ठीक है, स्वर्ण काल कहा जाता था किसके समय? महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के समय स्वर्ण काल छत्तीसगढ़ को माना गया है। और छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष काल महाशिव तिवरदेव के समय माना गया, जो कि पांडुवंशी शासक थे। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान रखना है, पांडुवंश के समय छत्तीसगढ़ को मंदिरों का निर्माण काल, छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल और उत्कर्ष काल, ये तीनों पांडुवंशी शासकों के समय माना गया है ना। अब आगे प्रश्न देते हैं, रायगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं? रायगढ़ के कबरा पहाड़, ऑप्शन है पाषाण युग, मध्य युग, कांस्य युग या फिर लौह युग? करेक्ट आंसर हो जाएगा पाषाण युग। पाषाण युग, रायगढ़ के कबरा पहाड़ में किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं? तो पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं कबरा पहाड़ में। और उसमें भी स्पेसिफाई करना है, तो ध्यान रखिएगा मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग, कबरा पहाड़ कहाँ है? मध्य पाषाण युग में। मध्य पाषाण युग के कुछ नाम हैं जो आप लोग को याद रखना है। 6 से 7 नाम हैं, जिसमें आपको कबरा पहाड़ भातेवाड़ा, कालीपुर राजपुर, खड़ांग घाट घाट लोहांग, गढ़ चंदेला और गढ़ धनोरा। ठीक है, ऐसे पेयर में आप लोग को याद कर लेना है। अगर याद नहीं होता है तो 2-2 करके पेयर बना लेना। कबरा पहाड़ भातेवाड़ा पूर वाला एक साथ कर लेना, खड़ांग घाट घाट वाला एक साथ करना, खड़ांग घाट और घाट लोहांग गढ़ वाला एक साथ। ठीक है, गढ़ चंदेला गढ़ धनोरा। तो इस तरह से आप लोग याद कीजिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। इसके लिए कोई ट्रिक विक याद करने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग को 2 से 4 बार पढ़ोगे इसे तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ये अच्छे से रट लीजिएगा, है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 और 2 को मिलान करना है। राष्ट्रीय तुल्य कुलवंश, नल वंश, सरबपुरी वंश और पांडु वंश। इधर वंश दिया है और इधर शासक दे दिया है, तो इसको हम लोग को मैच करना है। पहला मैच है राष्ट्रीय तुल्य कुलवंश। राष्ट्रीय तुल्य कुलवंश के शासक थे भीमसेन प्रथम। और फिर है नल वंश के शासक थे भवदत्त वर्मन। सरबपुरी वंश प्रसन्नमात्र। और पांडुवंश तिवरदेव, अभी पढ़ा था ना, पांडुवंशी शासक थे तिवरदेव, इसके काल को उत्कर्ष काल छत्तीसगढ़ को कहा गया है। तो ये पांडुवंशी शासक थे। ठीक है, तो हम लोग मैच कर लिए हैं। अब इसमें करेक्ट कर लेते हैं। पहला का आएगा थर्ड, तो ये थर्ड हो गया। और फिर नल वंश का फर्स्ट। सरबपुरी वंश का स का आएगा फोर्थ, स का है फोर्थ। और फिर लास्ट में आएगा पांडुवंश का तिवरदेव 2। ठीक है, तो यही हमारा मैच हो रहा है, ऑप्शन सी तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे जो शासक वाले प्रश्न हैं और वंश और शासक मैच करने वाले हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा कि कौन से वंश के शासक कौन है ना। नाम याद करते चलिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं। कवर्धा महल डिजाइन और निर्मित किया गया। कवर्धा महल का डिजाइन और ये किसके द्वारा निर्मित किया गया है, इसको आपको बताना है। महाराजा धर्मराज सिंह द्वारा, गुरु घासीदास द्वारा, वल्लभाचार्य द्वारा या फिर राजा उजियार सिंह के द्वारा? राइट आंसर हो जाएगा कवर्धा महल डिजाइन किया गया था महाराज धर्म सिंह के द्वारा। साथ ही ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो कवर्धा महल है इसके प्रथम गेट को हाथी दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। हाथी दरवाज़ा कहाँ स्थित है, ये प्रश्न बनेगा, तो आप लोग को बताना है कि कवर्धा महल में ये स्थित है। कवर्धा महल का प्रथम गेट है हाथी दरवाज़ा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सरबपुरी राय कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे? वैष्णव धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरबपुरी जो शासक थे वो वैष्णव धर्म का पालन करते थे।
साथ ही इसमें ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो परम भागवत की थी। वैष्णव धर्म परम भागवत, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा रिलेट करके पढ़िएगा तो याद हो जाएगा कि वैष्णव धर्म भागवत, परम भागवत की उपाधि सरबपुरी व शासकों ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। और इनके जो प्रतीक चिन्ह था वो गज, सॉरी राज चिन्ह जो था वो गज लक्ष्मी था। इसका इनको जो राज चिन्ह था सरबपुरियों का, वो राज चिन्ह था गज लक्ष्मी। जो इनके सभी अधिकार पत्रों की मुहर पर, ये पत्रों की मुहर पर ये चिन्ह जो गजलक्ष्मी का चिन्ह है वो लगाया जाता था, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरबपुरी शासकों की राजधानी थी। सरबपुरी शासकों की क्या राजधानी थी? सिरपुर, चंपारण, देवभोग या फिर बारसूर। करेक्ट आंसर है हमारा सिरपुर। सरबपुरी जो शासक है उसकी राजधानी है सिरपुर। सरबपुरी जो शासक थे उनके राजाओं ने अलग अलग राजधानी स्थापित की थी, जिसमें सरबपुरियों की जो थी वो 3 राजधानी थी। पहला था सरबपुरी, सरबराज। सरबराज ने सरबपुर को राजधानी बनाया था। सरबराज ने सरबपुर को राजधानी बनाया था। प्रसन्न मात्र, ये भी सरब वंश के राजा थे जिसने प्रसन्नपुर को राजधानी बनाया। प्रवरराज प्रथम, इन्होंने सिरपुर को राजधानी बनाया था। तो यहाँ पूछा है, यहाँ दिया है सिरपुर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरबपुरी शासकों की राजधानी थी सिरपुर। हमारा अगला प्रश्न है, पुरातत्व विभाग ने 1987 ईस्वी में एक प्रख्यात मूर्ति खोजी जिसमें बहुत से प्राणियों के भाग सम्मिलित थे। इसे शासन ने कौन से स्थान पर रखा है? ऑप्शन है मल्हार, रत्नपुर, तालागांव या फिर सिरपुर। करेक्ट आंसर है तालागांव। पुरातत्व विभाग ने 1987 में एक मूर्ति खोजी जिसके अंग अलग अलग प्राणियों की मुखाकृति से निर्मित हैं, जिसे तालागांव में रखा गया है, ठीक है। इसे रुद्रशिव की प्रतिमा कहा गया है। इसे रुद्रशिव की प्रतिमा कहा जाता है। और साथ ही ध्यान रखिएगा, ये 11 जीवों के अंगों से निर्मित है और लाल बलुआ पत्थर से बना है। 11 जीवों के अंगों से निर्मित है और लाल बलुआ पत्थर से ये बना हुआ है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक छिंदक नाग वंश से संबंधित थे? सोमेश्वर देव, गोपाल देव, कन्हर देव और जय सिंह देव। छिंदक नागवंशी शासकों की आपको यहाँ पे पहचान करनी है। सोमेश्वर देव ये छिंदक नागवंश के शासक थे। जय सिंह देव ये भी छिंदक नागवंश के शासक थे। और कन्हर देव ये भी छिंदक नागवंश के शासक थे। तो इसमें से 2 जो है वो नहीं है। गोपाल देव छिंदक नागवंश के शासक नहीं है, तो जिसमें 2 है उसको हटा देते हैं। 2 इसमें बी में भी 2 है और 30 में भी 2 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोमेश्वर देव, कन्हर देव, जय सिंह देव। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, नरसिंह देव, हरिश्चंद्र देव ये भी छिंदक नागवंश के शासक हैं, जो इसके अंतिम शासक थे हरिश्चंद्र देव, ठीक है। और जो प्रथम शासक थे वो थे नृपति भूषण छिंदक नागवंशीय के प्रथम शासक थे। अगला प्रश्न है, सूची ये 1 है। सूची 1 प्राचीन छत्तीसगढ़ के राजवंश को सूची 2 में दिया है शासक, इसको सम्मिलित करना है, ठीक है। मैंने बताया था कि ऐसे जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हुए हैं, तो आप लोग को शासक और जो राजवंश है उसे अच्छे से रीड करना है, कौन से शासक किस वंश के हैं। यहाँ क्वेश्चन है नल वंश के शासक हैं स्कंदगुप्त, तो अ का आ जाएगा 3, बी और डी दोनों में दिया है, ठीक है। उसके बाद सरबपुरी वंश के शासक है सुखदेवराज, ठीक है। सरबपुरी वंश के शासक है बी का 4 इसमें दिया है, इसमें दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। सरबपुरी सुखदेवराज, नलवंश स्कंद वर्मा और पांडुवंशी शासक थे तीवरदेव और सोमवंशी शासक थे शिवगुप्त, ठीक है। तो हमारा आंसर बी करेक्ट हो गया। अब अगला प्रश्न लेते हैं, सरबपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण के सिक्के प्रचलित किए? सरबपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण के सिक्के चलाए हैं? सरबराज, नरेंद्र, सुदेवराज या फिर प्रसन्न मात्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो प्रसन्न राज थे वो स्वर्ण सिक्के इन्होंने चलाए हैं, जिसमें गरुड़ शंख चक्र युक्त जो सोने के सिक्के हैं वो प्रसन्न मात्र के द्वारा चलाए गए सिक्के हैं, स्वर्ण सिक्के हैं। सिरपुर से
सिरपुर से इनकी स्वर्ण मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है, प्रश्न मात्र की जो स्वर्ण मुद्रा है वो सिरपुर से प्राप्त हुई हैं। कौन से शासक थे? सरबपुरी वंश शासक थे प्रश्न मात्र, इन्होंने स्वर्ण सिक्के चलाए। अगला प्रश्न लेते हैं, किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण पथ अभियान के दौरान कोसल के राजा महेंद्र को पराजित किया? ये किस में दिया है? हमने पढ़ा था ना कि दक्षिण पथ अभियान में समुद्रगुप्त ने महेंद्र सेन को पराजित किया था। अब ये कौन से को किस में लिखा हुआ है ये आप लोग को बताना है। प्रयाग प्रशस्ति, गया अभिलेख, किरारी काष्ठ अभिलेख और है नालंदा अभिलेख। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान के दौरान कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया, ये प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है और ये प्रयाग प्रशस्ति लिखा है हरिसेन ने। ठीक है, हरिसेन द्वारा ये प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के हमारे सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।